नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश के जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी, उनके साथ रोज शो करता हूं और बहुत बढ़िया बढ़िया मजा आता है मुझे उनके साथ रोज शो करने में। इस बार तो उन्होंने दावा कर दिया कि 80% योगी आदित्यनाथ का हटना तय है और 20% ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच पाएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो जूतों में दाल बट रही है, उसका नतीजा यही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी के अंदर एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है। केशव मौर्य की उमंगे हिलोरे मार रही हैं। दिल्ली नेतृत्व योगी जी से हिसाब किताब बराबर करना चाहता है कि आखिर हारे तो हारे क्यों। तमाम सवाल मैंने पूछे हैं अभय जी से और उनका जवाब जानना चाहा है। देश में अलग अलग बातचीत हो रही है, अलग अलग मुद्दों की राजनीति हो रही है। बीजेपी के एक विधायक कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेके क्या करोगे, पिंचर की दुकान खोल लो। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वो कहते हैं कि केदारनाथ से 250 किलो सोना गायब है, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। बहुत रोचक बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा सुनिएगा जरूर आज का इंटरव्यू, और सुनने से पहले चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक गंभीर और एक परेशान करने वाली खबर आई है, मैं ये नहीं मानता नहीं हूं कि ये कोई बहुत ज्यादा राजनीति से जुड़ी है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और ये पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। उनके शुगर के इलाज में लापरवाही बढ़ती जा रही है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि वो कोमा की हालत में जा सकते हैं। एक बेहतरीन मुख्यमंत्री, बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आंदोलन की राजनीति से तपा हुआ व्यक्ति, उसका गुनाह इतना था कि वो एक बीजेपी के केंद्र सरकार के खिलाफ कस के खड़ा हुआ और उसने अपनी एक व्यापक छवि बनाई, पार्टी बनाई। हालांकि वो तमाम तरह के शराब घोटाले के उन पर आरोप भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इतने कम समय में एक पार्टी का उदय होना, पंजाब जैसे राज्य में सरकार बना लेना, दिल्ली में लगातार सरकार बना लेना, बीजेपी के वोट बैंक को शायद छीनने की रणनीति है जो उसको परेशान किया जा रहा है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जेल में है, कोमा में जा सकता है। मैं अब आज इंडिया गठबंधन पे सवाल उठाना चाहूंगा कि क्यों नहीं इंडिया गठबंधन, जब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं नेता पूरे विपक्ष का हूं, तो कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को थोड़ा क्या किनारे कर रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल की ऐसी हालत खराब बनी रही तो उनको वाकई में क्या गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आपके प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक सवाल तो ये है कि अरविंद की तबीयत खराब है, तो हम और आप दोनों ही ये अरविंद के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और इसलिए भी क्योंकि वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, मैं ये मानता हूं कि वो एक तरह की मिसाल है अरविंद के लिए। जब से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने एक खास तरह के गवर्नेंस का, एक खास तरह का मॉडल पेश किया है, जिसको मैं दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस कहता हूं। और जो गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस बिल्कुल अलग तरह का है। ये जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, इसके अंदर जो सामाजिक क्षेत्र है, उसमें काफी पैसा, बजट का पैसा काफी लगाया जाता है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों पर, जो देश की और कोई भी राज्य सरकार नहीं करती। दूसरे, अरविंद केजरीवाल ने गरीब तबकों के अंदर असाधारण लोकप्रियता हासिल की है। और दिल्ली के मध्य वर्ग से लेकर दिल्ली का गरीब तबका उनको नेता मानता है। और इस वक्त दिल्ली में अगर कोई एक राजनीतिक नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। उनके कद का नेता ना तो कांग्रेस के पास है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है। हालांकि वो दोनों पार्टियां बहुत पुरानी हैं और कई और दिल्ली पर शासन भी कर चुकी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सबसे अलग है। दूसरी बात यह है कि जब संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि वो कोमा में जा सकते हैं, तो उस वक्त सरकार को निकलकर आना चाहिए, या तो उनके आरोपों का खंडन करना चाहिए, या बताना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल बुलेटिन क्या है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस वक्त वो सरकार की हिरासत में, यानी जुडिशियल हिरासत में, न्यायिक हिरासत में। तो जेल प्रशासन को या जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं, उनको चाहिए कि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को विराम दें और बिल्कुल उनका स्पष्ट रूप से बताएं कि उनके स्वास्थ्य की ये स्थिति है। क्योंकि देखिए, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लगातार जेल में रहते हुए भी वो मुख्यमंत्री के पद के ऊपर काबिज हैं। अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जेल से एक विशेष जमानत भी दी थी। और इस वक्त भी पीएमएलए के केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे चुका है। उनको पहले लोअर कोर्ट ने नियमित जमानत दी और अभी पीएमएलए केस में उनको अंतरिम जमानत उनको मिली है। अब उनके ऊपर सीबीआई का केस है, जो कि पीएमएलए के केस जैसा नहीं है। पीएमएलए केस में जो अभियुक्त होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को निर्दोष घोषित करे,
निर्दोष साबित करे, लेकिन सीबीआई के केस में सीबीआई की जिम्मेदारी है कि वो अरविंद केजरीवाल को दोषी साबित करें। तो इसमें जमानत पाना अरविंद केजरीवाल का अधिकार है, ये देर सवेर की बात है, उनको जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना ये जेल प्रशासन का और सरकार का कर्तव्य है। सरकार को चाहिए कि वो अपने इस कर्तव्य के ऊपर ध्यान दे। अगर अरविंद को कुछ ऊंच नीच हो गई तो इससे वो बदनामी होगी सरकार की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होगी सरकार की, और भारत में तो होगी वो अलग है ही। अब आइए आपके इंडिया गठबंधन की क्या राजनीति है। जहां तक मैं समझता हूं, इंडिया गठबंधन ने, खासतौर से कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस मामले में बहुत ही स्पष्ट रुख पेश किया है। जब अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मिली तो उस वक्त टीवी पे जो बहस हुई उसमें कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत थे, और सुरेंद्र राजपूत से जब पूछा गया कि भाई आप ही ने तो पहली शिकायत की थी, ये आपका इस बारे में क्या कहना है, तो सुरेंद्र राजपूत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल मतलब बिना किसी जिसे कहते बिना किसी उसके हिचक के, सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, साथ में उन्होंने हेमंत सोरेन का भी नाम लिया, जिस तरह हेमंत सोरेन की 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 6 से 6-7 चार्जशीटें एक के बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीटें दी गई। वो सीधा सीधा राजनीतिक नेताओं का और विपक्ष के दमन का उदाहरण है। मतलब उन्होंने कांग्रेस की तरफ से एक जरा भी कोई हिचक नहीं दिखाई। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, मैं दिल्ली के जो छुटभइये नेता है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अपने मन से बोलते हैं, कोई पार्टी की उन्हें संस्कृति हो ये भी कोई जरूरी नहीं, लेकिन कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अपने प्रवक्ताओं को और अपने नेताओं को पूरी तरीके से हिदायत दे रखी है इस सवाल पर वो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के साथ मजबूती के साथ खड़े हो। मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के अंदर इस सवाल को लेकर किसी भी किस्म का कोई भ्रम है या किसी भी किस्म के उनकी दो राय है। लेकिन लगता है कि आपको कि आम आदमी पार्टी इस घटनाक्रम से, इस तरह उनको परेशान करने से, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल से डालने से क्या कमजोर होगी, या आम आदमी पार्टी कस के मुकाबला करेगी और सिंपैथी बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल को लेकर? देखिए, ये तो एक तरह से देखा जाए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर थे, मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर थे, तो यही दोनों आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। नंबर 1 पर अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 पर मनीष सिसोदिया। सरकार में भी यही स्थिति थी। तो दूसरी कतार का नेतृत्व था, उसकी वो चमक कर सामने नहीं आ पाता था। लगता था कि यही 2 नेता हैं, बाकी ठीक है, बाकी और लोग भी हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनके ऊपर कोई फोकस नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। जब दुर्भाग्य से इन दोनों नेताओं को जेल जाना पड़ा, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो दूसरी नेतृत्व की कतारें हैं, उनकी भूमिका खुली, और इस वक्त आम आदमी पार्टी में सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दूसरे कई नेता हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे संगठन को बिखरने से रोकने की तो बात छोड़ ही दीजिए, मेरे ख्याल से उन्होंने बाकायदा संगठन के अंदर काफी जोश भर रखा है। और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए पूरी सरकार को अपने शिकंजे में टेक ओवर कर लेने की जो कोशिश हुई है, उस कोशिश के खिलाफ लगातार वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के पास में नेताओं का ऐसा टोटा है, या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से वो हतोत्साहित हो गए हैं और उनके ऊपर खराब असर पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव गुजर चुका है, और विधानसभा चुनाव में मानता हूं अभी भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं छोटी-छोटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी आपका रुख जानना चाहूंगा। महाराष्ट्र में छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात करी और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर गर्माहट पैदा होनी शुरू हो गई। आपको लगता है कि कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शरद पवार फिर एक पावर सेंटर बन के उभरेंगे। अजीत पवार क्या दोबारा से, या अजीत पवार के विधायक फिर शरद पवार के खेमे में चले जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होगी? बहुत मजेदार बात सामने आ रही है कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं करना, विपक्ष को दुआ करनी है कि 20 रैली मोदी जी कर दें और 20 रैली अमित शाह कर दें, बीजेपी का कबाड़ा हो जाएगा। तो महाराष्ट्र शायद पहला राज्य होगा मेरे ख्याल से, मणिपुर, मेघालय के बाद में, जहाँ के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह अगर आ गए तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा।
क्योंकि वहां पे गुजरात बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई भी तेजी से हुई और हमने देखा कि कितना भारी नुकसान हुआ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो छगन भुजबल की और शरद पवार की मीटिंग हुई है आज, क्या महाराष्ट्र में कुछ एक नया शिगुफा ऐसा चलेगा जो बहुत परेशान करेगा बीजेपी को, लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और श्रीकांत शिंदे की जो शिवसेना है, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई होगी इस खबर से। क्योंकि हम लोग पहले भी कह चुके हैं, मेरे 4 PM पे भी इस चर्चा हो चुकी है इस बात की हमारे और आपके बीच में। क्योंकि महायुति अगर टूटता है तो सबसे पहले उसको अजित पवार की तरफ से टूटना शुरू होगा। और अजित पवार की महायुति में जो लोकसभा चुनाव में जो बेइज्जती की गई है और जो उनकी हालत रही है, उसको जिस तरह छगन भुजबल ने डिफेंड किया था, बचाव किया था, आपको ध्यान होगा लोकसभा नतीजों पर, है? तो वो मुझे तो लगता है कि महायुति विधानसभा चुनाव तक इस स्थिति में नहीं रहेगा, इस स्थिति में अभी है। इसमें बिखराव होगा। श्रीकांत शिंदे दोबारा शिवसेना में नहीं आएंगे, उन्हें बीजेपी के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन पूरी संभावना है कि अजित पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो उसका बड़ा हिस्सा या उसका एक बहुत या वो पूरी की पूरी ही दोबारा अपनी जो पेरेंट पार्टी है, अपनी जो मूल पार्टी है, उस पार्टी में मिल जाए। इस बात की बहुत संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा शर्तिया तौर पर होगा। काफी कुछ परिस्थितियां किस तरीके से विकसित होती हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन शरद पवार जो महाविकास अघाड़ी है, उसके भी प्रमुख केंद्रीय रणनीतिकार हैं और इस वक्त वो महायुति के मौजूदा अस्तित्व के लिए भी एक खतरा बने हुए। बिल्कुल ठीक है। तो महाराष्ट्र में मतलब ये कहा जा रहा है कि मुंबई इस बार बहुत बड़ा फैक्टर अदा करेगा, बहुत सारी सीटें आती हैं। लग रहा है कि मुंबई की सिंपैथी इस बार को जरूर से ज्यादा ही उद्धव के पक्ष में दिखाई दे रही है। मैं भी रह के आया मुंबई एक हफ्ते और मैंने देखा कि उद्धव के पक्ष में लोगों की सहानुभूति है कि इस बार उद्धव को हम सीएम बना सकते हैं। क्या उद्धव को चेहरा बनाना चाहिए मुख्यमंत्री का महाविकास अघाड़ी को, या बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, ये एक वक्तव्य दिया गया था उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से। उनके जो प्रमुख प्रवक्ता हैं, जो पत्रकार भी हैं और सामना के संपादक भी रहे हैं, उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन शरद पवार ने फौरन उसको संशोधन किया। उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम लोग किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो शरद पवार की इस बात का किसी ने खंडन नहीं किया। ऐसी बात नहीं, शरद पवार के इस सवाल के ऊपर आपसी वहां मारकाट शुरू हो गई, किसी ने खंडन नहीं किया। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कहा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी कोई बात नहीं आई, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता तो खुद शरद पवार हैं ही। मुझे लगता है कि शरद पवार का ये जो कहना है, इसके ऊपर सब लोग एक तरह से सहमत हैं। उसका कारण है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो प्रभाव क्षेत्र हैं वो बटे हुए। अगर आप उद्धव ठाकरे के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, सब लोग जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है। चुनाव होगा तो सबसे ज्यादा सीटें वही जीतेंगे और सरकार बनेगी तो वही उसका नेतृत्व करेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात सब लोग जानते हैं, समझते हैं और सहमत हैं मोटे तौर पर। बात से अब तक कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बन जाती। तो ऐसी स्थिति में शरद पवार ने जो कहा उसको सब लोगों ने मान लिया है, क्योंकि इसी से उनको चुनाव लड़ने में ज्यादा आसानी हुई। जो इलाके एनसीपी के प्रभाव के इलाके हैं, जो इलाके कांग्रेस के प्रभाव के इलाके हैं, अगर वहां पर उद्धव का चेहरा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाएगा, तो हो सकता है कि वहां के कार्यकर्ताओं में, सब लोगों में इतनी सहजता न हो। महागठबंधन चुनाव, महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगा, और जम के चुनाव लड़ेगा, और उसका जो परिणाम होंगे उसकी पूरी संभावना इस बात की है, मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा संभावना इस बात की है कि उद्धव ठाकरे ही उस सरकार के मुखिया बने। देखो ठीक कह रहे हैं अभय जी। अभी अंबानी जी की शादी में कुछ एक बहुत बढ़िया नजारा दिखाई दिया। शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो राम मंदिर बनने पे बड़े आग बबूल आते और कह रहे थे कि बड़ा अपशकुन है, मंदिर का निर्माण अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। मोदी जी को बड़ा खरी खरी सुना रहे थे। हमने वो सीन देखा कि वो बैठे हुए थे, मोदी जी आए, उनका पैर छुआ, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, और मोदी जी की टीम, भक्तों की टीम बड़ी खुश थी। देखो शंकराचार्य ने आशीर्वाद दे दिया मोदी जी को। लेकिन 24 घंटे नहीं हुए, उन्होंने फिर कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं, केदारनाथ पवित्र धाम है, इसके नाम पर दूसरा मंदिर बनाना स्वीकार नहीं है। 228 किलो केदारनाथ का सोना गायब है, ये शंकराचार्य ने कहा। बोले कोई जांच शुरू नहीं हो रही है, वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है।
केदारनाथ के नाम पर दूसरा मंदिर नहीं बन सकता। एक बहुत गंभीर आरोप उत्तराखंड की सरकार पर कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब है। यह मुद्दा पहले भी उभरा था लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। अब वो शंकराचार्य फिर से फालिन हैं। क्या लग रहा है आपको, जो दिल्ली में एक केदारनाथ मंदिर बनाने की रणनीति थी, वहां की पूरी सरकार आज रही थी, और उत्तराखंड सरकार इस समय बड़ी बदनामी में फंसी हुई है। उनकी नौकरशाही पे भ्रष्टाचार के बहुत बड़े-बड़े केस सामने आ रहे हैं। काफ़ी कहानियाँ सुनाई जा रही है। और जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं वो पुष्कर धामी हारे हैं। पुष्कर धामी की कोर कमेटी पे भ्रष्टाचार के कई आरोप सार्वजनिक रूप से चर्चा में हैं, और पिछले दिनों उत्तराखंड में आग लगी हुई थी, जंगल जल रहे थे, और बताया जाता है कि वहाँ के सचिव जो हैं वो विदेश घूमने चले गए, और बड़े बदनाम सचिव हैं वहाँ के, वन सचिव। तो इस तरह उत्तराखंड में जो लूट हो रही है, शंकराचार्य ने सीधा ऐलान कर दिया कि मंदिर से ही 228 किलो सोना गायब है। क्या क्या इसका असर होगा? देखिए देखिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो आरोप लगाया है, केवल इसी आधार पर उसके ऊपर सीबीआई की जांच बढ़ा देनी चाहिए या और कोई गंभीर जांच बढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि सरकार अगर ऐसा नहीं करेगी और इस दायरे में जो संदेह पैदा हुए हैं, इन संदेहों का निवारण नहीं करेगी, तो सरकार उत्तरोत्तर बदनाम होती चली जाएगी। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हितों की प्रतिनिधि की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, उसको तो इस मामले में और भी ज्यादा संवेदनशील रवैया दिखाना चाहिए। अगर कोई ऐसी कोई सरकार हो जो अपने आप को सेकुलर कहती हो, अगर वो उसके ऊपर कोई संवेदनशील रवैया न दिखाए तो बात समझ में आती है। लेकिन इस भाजपा की सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का लंबे अरसे से राजनीतिक दबदबा है, और लोकसभा में भी दबदबा दिखा चुकी है, विधानसभा में भी दबदबा दिखा चुकी है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे बताते हैं। और अभी आपने जो विवरण दिया कि वहां भ्रष्टाचार किस स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है और कितनी बदनामी हो रही है, और किस गवर्नेंस की हालत क्या है, अगर यही स्थिति बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी, इस तरह उत्तर प्रदेश में उसने अपना दबदबा खो दिया है, उस तरह उत्तराखंड में भी अपना दबदबा खो देगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोई मजेदार किस्से नेताओं के रोज एक सामने आते हैं। आज जो है गुना में बीजेपी विधायक है पन्नालाल शाह, उनका बड़ा बढ़िया बयान आया, सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि कॉलेज की डिग्री से कोई होने देने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल पंचर की दुकान खोलो, उससे कम से कम जीवन तो चलता रहेगा। तो विधायक जी, ये बीजेपी के नेता इतने बढ़िया-बढ़िया बयान क्यों देते रहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास करने के लिए राजनीतिक रूप से कुछ होता नहीं है। आपको ध्यान होगा कि रतन शारदा ने जब ऑर्गेनाइजर में अभी जो अपना लेख लिखा था, जो कि डॉक्टर मोहन भागवत के नागपुर के वक्तव्य के बाद वो लेख प्रकाशित हुआ था, उसमें क्या लिखा था रतन शारदा ने जो कई बातें लिखी थी, उसमें से एक बात ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का काम सरकार की योजनाओं का प्रचार करना रह गया है। तो जब नेता और कार्यकर्ता केवल सरकार की योजनाओं का प्रचार करना रह गया है, और इसी के साथ साथ एक बात जो उन्होंने नहीं लिखी थी वो ये भी है कि इनका काम बड़े नेताओं के लिए भीड़ जुटाना रह गया है। जैसे मैं दिल्ली में किसी से पूछता हूँ, कोई भाजपा दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं जीतती? भाई, भाजपा ने पिछले 30 साल से दिल्ली में चुनाव नहीं जीता। 30 साल से भाजपा ने चुनाव नहीं जीता, जबकि केंद्र में 10 साल से इनका दबदबा कायम है, उसके बावजूद भी 30 साल से दिल्ली विधानसभा में चुनाव नहीं जीता है। तो मुझे बताया गया, मतलब एक भाजपा के ही एक नेता ने बताया मुझे कि यहाँ के भाजपाइयों का तो काम केवल ये है कि बड़े बड़े नेताओं के लिए केवल भीड़ जुटाना रह गया। उनके पास खबर आती है कि आज इतने 10,000 लोगों का इंतजाम करो, आज 20,000 लोगों का इंतजाम करो, और वो उसी में जुटे रहते हैं। दरअसल वो जनता के साथ उनके कोई संपर्क है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के पास में न कोई राजनीतिक काम है, न उसके पास कोई राजनीतिक एजेंडा है, न पिछले 10 साल से राजनीति के बारे में कुछ सोचने समझने की क्षमता भी उसकी कुंद हो गई है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वर्ग है, दुनिया का सबसे ज्यादा नाकारा कार्यकर्ता वर्ग, उसको कुछ भी नहीं पता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति में अलग से गौर करें, तो आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति में गौर करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा कि वो नकारापन किस किस्म का है। आपने बिल्कुल सही कही। मैं उत्तर प्रदेश पे ही आता हूँ। उत्तर प्रदेश में इस समय जूतों में दाल बट रही है। एक बहुत करारी हार हुई है, और उसके खिलाफ बाद में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साजिशें तेज हो गई हैं। रोज कोई ना कोई योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक चिट्ठी जारी कर देता है, बयान जारी कर देता है। मोती सिंह ने कहा मैंने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। जौनपुर के विधायक ने कहा यह हालत रहा तो 2027 में सरकार नहीं आएगी। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री, मोदी की मंत्री, ने सीधा कह दिया कि आपके दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं।
संजय निषाद ने आज ये कह दिया अगर बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से आएगा, अफसर बेईमान, अफसर भ्रष्टाचार। गोरखपुर से एमएलसी आते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने शिक्षकों के डिजिटल हाजिरी का जिक्र करते हुए कहा कि भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरशाही बेकाबू है, रोज एक दो नेताओं के बयान जारी कराए जा रहे हैं। केशव मौर्य का बयान वायरल कराया जा रहा है कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं होती। जिस चेतावनी भरे लहजे में केशव मौर्य ने कहा, और पलट के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगता है हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में तो वो लोग आ गए थे जिन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार। लेकिन क्या लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, क्या इस बार योगी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या योगी जी की विदाई तय देखिए, है? योगी जी की तरफ से इसका मुकाबला करने की कोशिश भी की जा रही है। आपने जो विवरण दिया वो अभी टीवी चैनलों में इसकी चर्चा चल रही है। मैं अभी-अभी उस चर्चा से ही भाग लेके आ रहा हूँ। जिन वक्तव्यों का आपने ज़िक्र किया वो सारे वक्तव्य वहाँ दिखाई भी गए थे। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसका विरोध करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन है क्या कि पार्टी का संगठन उनके हाथ में नहीं है। पार्टी के ऊपर भूपेंद्र चौधरी काबिज कर दिए गए, स्वतंत्र देव सिंह को हटा दिया गया। स्वतंत्र देव सिंह को वो रखना चाहते थे योगी जी। आजकल केवल स्वतंत्र देव सिंह ही योगी जी के साथ नजर आते हैं, बाकी और कोई नजर ही नहीं आता। तो स्थिति ये है, पार्टी का संगठन उनके हाथ में नहीं है। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी की जो सांगठनिक प्रक्रियाएं हैं, योगी जी खुद भी उसकी देन नहीं है। योगी जी उस तरह भाजपा के अंदर भीतर कभी भी एक नेता के तौर पर शुरुआत से लेकर आखिर तक कभी सक्रिय नहीं रहे। तो वो तो एक दूसरे उनकी शख्सियत दूसरे किस्म की है। इसके लिए उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। एक आप जानते हैं कि अजीत भारती का एक ट्विटर हैंडल है, हाँ एक्स हाँ के हाँ। ऊपर उनका एक हैंडल है उनका। तो वो उनका, और वो आप जानते हैं कि वो दक्षिणपंथी जो एक उग्र राष्ट्रवादी विचार होता है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने एक फेक न्यूज चलाई थी जिसका कर्नाटक में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जब वहां की पुलिस पकड़ने आई तो नोएडा की पुलिस उनकी रक्षा में खड़ी हो गई। बड़ी हो गई थी। तो अजीत भारती ने, आप देखिए, एक अपना एक्स पे टिप्पणी लिखी है इस बारे में। उससे मैं टिप्पणी आपको छोटी सी है, मैं आपको सुनाता हूं पढ़ के, इससे अंदाज हो जाएगा कि किस तरीके से खुला खेल फरक्कावादी चल रहा है। यूपी से समाचार आ रहे हैं कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व ऑब्लिक वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देशों के आधार पर हो रहा है, और ऊपर इन्वर्टेड कॉमा में। किसी तरह से चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने के उपक्रम चल रहे हैं। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग इन्वर्टेड कॉमा में। आज के संदर्भ में देखा जाए तो भले ही पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार पर संशय हो, पर जनता ने यह पद 2019 से ही योगी को दे रखा है। आज ही राष्ट्रीय परिदृश्य में योगी की छवि को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पार्टी की आंतरिक राजनीति चाहे जो भी हो, भाजपा के अगले नेता के रूप में जो स्वीकार्यता होगी वह अभी किसी नेता की नहीं है। हालांकि हर बड़े नेता का लक्ष्य प्रधानमंत्री पद होता है, पर प्रारंभ ही अंतिम चुनाव करता है। यदि चुनाव में 71 और 63 सीटों की जीत का श्रेय कोई लेता है तो 33 का श्रेय भी वहीं जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि टिकट किसने बांटे थे, दागी लोगों को पार्टी में लाकर 6 महीने में टिकट क्यों दिया गया। हर नेता के उत्थान की राह में षड्यंत्र अपने ही लोग करते हैं। जो भी विधायकों को उकसा रहे हैं वो भूल जाएं कि योगी के चेहरे के बिना भाजपा 2027 में वापसी कर लेगी। योगी को यूपी से हटाने का प्रभाव आपको बिहार से लेकर कर्नाटक तक दिखेगा। अपने भविष्य की अंत्येष्टि हेतु लकड़ियां इकट्ठा करना बंद कीजिए, पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी। ये उन्होंने लिखा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, योगी जी ने जो कहा कि भाई अति आत्मविश्वास की वजह से हम हारे, तो जाहिर है कि उनका इशारा सीधे सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ। अब उनको मोदी जी का उत्तराधिकारी मानने वाले, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने वाले एक जो सज्जन है, उन सज्जन का पूरा हमने आपको समीक्षा या उनकी टिप्पणी आपको पढ़ के सुनाई। तो योगी जी की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये बहुत कमजोर किस्म की कोशिशें। उनके खिलाफ जो ताकतें खड़ी हो गई हैं, योगी जी के खिलाफ ताकतें खड़ी हो गई हैं, वो बहुत शक्तिशाली। और जब तक या तो नरेंद्र मोदी स्वयं हस्तक्षेप करके किसी तरीके से योगी जी को इन ताकतों के आक्रमण से बचाएं, और एक बार कहें, उनके कंधे में हाथ रख के तस्वीर खिंचाएं, जैसे पहले उन्होंने तस्वीर खिंचाई थी, और एक बार ये कहें कि भाई यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। वरना इस वक्त वो त्रिशंकु की तरह अधर में लटके हुए। उन्हें भी नहीं पता है, उनके समर्थकों को भी नहीं पता है कि उनको कब तक मुख्यमंत्री रखा जाएगा। मुझे तो लगता है कि जैसा अगर यही रवैया चलता रहा तो उपचुनाव खत्म होने के बाद ही उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और कोई भी एक घटना करा दी जाएगी, कोई कांड करा दिया जाएगा, कोई धरना करा दिया जाएगा, कोई मांग उठवा दी जाएगी,
और उस प्रक्रिया में उनको हटा दिया जाएगा, उनको फिर से गोरखपुर लौट जाना पड़ेगा और वो सुबह शाम सुबह गायों को चारा खिलाएंगे, फिर दिन में अपने पूजा पूजा अर्चना करेंगे, मेहनत की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। अब तो वो सांसद भी नहीं है, सांसद के पद से तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो फिर अब योगी जी को सोचना होगा कि अगर उन्हें हटा दिया, मेरे ख्याल से तो योगी जी ने अपनी उस एजेंडे पे भी काम करना शुरू कर दिया होगा कि जो अगर उन्हें हटाया गया तो उन्हें क्या करना है। देखो ठीक बात, ऐसी बात नहीं, वो भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होंगे, वो हटाए जाने का बहुत जबरदस्त बदला बोलेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बने रहने के क्या फायदे नुकसान है और उनको हटा दिए जाने के क्या फायदे नुकसान है। इस वक्त आला कमान में सबसे ज्यादा आकलन अगर किसी चीज का हो रहा होगा तो इसी चीज का हो रहा होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो राजनीति चल रही है इससे योगी आदित्यनाथ बच पाएंगे या योगी आदित्यनाथ को अब हटना पड़ेगा? संभावना कम लग रही है। लोग तो कल्याण सिंह के साथ जो हुआ था उसकी तुलना कर रहे हैं इस पूरे प्रकरण। भाई कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश में सीटें 57 से घटकर 57 या 52 से घटकर 28 रह गई तो 90 के दशक में, तो फिर कल्याण सिंह के खिलाफ यही सब होने लगा था। कल्याण सिंह ने वक्तव्य भी दिया था कि मेरी छवि खराब करने और मुझे पद से हटाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद ही चाहते थे उनको हटा दिया जाए, तो उनको हटा दिया गया और उसको हटाने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। तो आदित्यनाथ जी, क्योंकि लोधी बिरादरी पहली बार भारतीय जनता पार्टी का लोधी बिरादरी ने साथ छोड़ा था और उससे समाजवादी पार्टी को बहुत उछाल मिला था। इसी तरीके से जब योगी जी को हटाया जाएगा तो उससे भी समाजवादी पार्टी को ही लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। देखिए इस वक्त अखिलेश के पास मुसलमान वोट जमकर है, यादव वोट हमेशा उनके पास रहता ही है जमकर, दलित वोट भी काफी कांग्रेस के साथ गठजोड़ में है, वो दलित वोट भी उनके साथ मजबूती से होगा। अगर एक किसी समुदाय का वोट जम के, अब इस बार लोधियों ने भी उनको वोट दिया है, पासियों ने भी वोट दिया है, और अवधेश पासी को जिस तरह वो लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम चलाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन ने उनके नाम को स्वीकार कर लिया है, तो पासी वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाला है या इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाला है। और आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटा दिया तो अगले चुनाव में बड़े पैमाने पर राजपूत वोट भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा, क्योंकि अगर कोई सामाजिक समुदाय योगी जी को अपना नेता मानता है तो वो है राजपूत समुदाय, उनका सजातीय समुदाय। और योगी जी खुद भी कह चुके हैं मुझे राजपूत जाति में पैदा होने पर गर्व है, कोई वक्तव्य भी दे चुके हैं। तो सीधा सीधा रिश्ता बिल्कुल साफ है, समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा होगा इससे, बिल्कुल उसमें मुझे इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद जो आज भाजपा का सामाजिक गठजोड़ बहुत शक्तिशाली लगता था लोकसभा चुनाव से पहले, अब फिर समाजवादी पार्टी का सामाजिक गठजोड़ उतना ही शक्तिशाली लगने लगा। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, अगर एक और बात कह दूं संजय जी, योगी जी को हटाने अगर भाजपा हटाना चाहती है तो बहुत लंबा इंतजार वो नहीं करवाएगी, इनको 6 महीने समय में ही हटा दिया जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, हटाने का प्रतिशत कितना और योगी जी के हटने का प्रतिशत कितना और योगी जी के बचने का प्रतिशत कितना? मेरे ख्याल से 80% तो हटना लग रहा है, हटना 20% भी बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तभी बचेंगे जबकि मोदी जी को ये लगेगा कि भाई इनके हटाने का बहुत नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा, वो खास हटाया जाए। रखने का नुकसान कम है, हटाने का नुकसान ज्यादा है, फिर उनको रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया, आभार, थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे। बातचीत बहुत रोचक और सारगर्भित थी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा। थैंक यू।